हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक हो? चलो, आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आर वैशाली के बारे में। आर वैशाली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जो फीडे का ग्रैंड मास्टर था वो जिस खिताब जो है जीत लिया है। आगे राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व अब तक रहा है, मात्र 130 महिलाएं अब तक विधानसभा में विधायक के रूप में पहुंची है। उसके बारे में बात करेंगे, ऐसे क्या रीजंस रहे हैं। उसके बाद भारत और चीन, यानी कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है अमेरिका को पछाड़कर। देखेंगे इसमें भी क्या बात है। आर वैशाली जो है उन्होंने एक इतिहास रचा है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा अचीवमेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो नाम याद रखेंगे, आर वैशाली भारत की 24 वर्ष की ग्रैंड मास्टर है। साइप्रस के फापोस में जो आयोजित फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट था, ये जीतकर इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। यानी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक महिला खिलाड़ी जिसने फिडे का ये जो अवार्ड है ये जीता है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। नाम आप याद रखेंगे, आर वैशाली। ठीक है। फिडे टूर्नामेंट्स 2026, पहली महिला विजेता। अंक इंपोर्टेंट नहीं है। अंतिम दौर यहाँ पूछा जा सकता है, रूस की जो खिलाड़ी है कैटरीन लैंग्रो, उसको हरा के इन्होंने जीता है। आजकल ये काफी ट्रेंड में है कि किसको हराया, यानी कि सेकंड पोजीशन वाली का नाम भी आप याद रखेंगे। और आप समझ सकते हैं ये टूर्नामेंट किस तरह इतना इंपॉर्टेंट था कि 8 जो टॉपेस्ट दुनिया की जो प्लेयर थी वही इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकती थी। चलिए आगे। आगे आर्टिकल में कुछ बातें थी जो एग्जाम के हिसाब से तो काम की नहीं है, बट हमारी लाइफ के हिसाब से काम की है। वैशाली की जीत के 3 बड़े राज जो है वो न्यूज़पेपर में लिखे हुए थे। सबसे पहले उनकी माँ का जो सपोर्ट, यानी जब टूर्नामेंट हारती थी, क्योंकि आपको पता है जो गेम्स है उसमें हार जीत दोनों चलती रहती है, और अब जब आप हारने से सीख लेते हैं, जब आपकी मनोबल बढ़ाने वाला कोई आपके पीछे होता है तो उससे बड़ा चेंज आता है। यही कर दिखाया इन्होंने। माँ जो थी इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके बाद इन्होंने दबाव में शांत रहना जो है इन्होंने इम्पोर्टेंट माना, जो कि महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा बोला करते थे कि कूल, जिनको कैप्टन कूल बोला जाता था, उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो यही थी कि वो जब प्रेशर सिचुएशन होती थी तब भी बहुत रिलैक्स रहते थे। रूसी खिलाड़ी थी, बहुत उनसे ज्यादा रैंकिंग की थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और फाइनली उन्होंने जीत हासिल की। अंतिम जो बात है वो है खुद पर अटूट भरोसा। और ये तीनों ही बातें आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उन पे लागू होती है। देखिए, लंबी रेस है सिविल सर्विस। आपके पीछे आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, आपके ब्रदर का, सिस्टर का, कोई भी आपके लिए बैक एंड में एक सपोर्ट बन सकता है, उसका आपके सपोर्ट होना चाहिए। जो दूसरी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले खुद पे आपको ट्रस्ट करना होगा, खुद की काबिलियत पे भरोसा करना होगा, खुद को बैक करना होगा। और जो ये बात है कि कई बार प्रेशर सिचुएशंस आएगी आंसर राइटिंग्स में, पेपर अटेम्प्ट करते हुए, उन प्रेशर सिचुएशंस को आपको हैंडल करना होगा। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो है महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है हमारी विधानसभा में, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, वोट शेयर में जब वोट परसेंटेज की बात की जाती है, जब वोटिंग की बात की जाती है, तो वहां पे महिलाएं पुरुषों से आगे होती है। यानी कि महिलाएं ज्यादा वोट करती है पुरुषों की तुलना में। लेकिन जब विधानसभा की बात करते हैं तो अब तक आजाद होने के बाद, राजस्थान का निर्माण होने के बाद, राजस्थान की विधानसभा का निर्माण होने के बाद केवल 130 महिला विधायक ही विधानसभा पहुंच पाई है। और ये अपने आप में एक गहरा विरोधाभास व्यक्त करती है। विरोधाभास कैसे कि जब वोटिंग परसेंटेज यानी कि वोट महिलाएं ज्यादा देती है, लेकिन मात्र लगभग 10% के आसपास महिलाएं ही विधानसभा में पहुंच पाती है। इन 74 वर्षों में केवल 130 महिलाएं यहां तक पहुंची है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी आपको पता है चर्चा में है, जिसके तहत 33% जो आरक्षण है महिलाओं को विधानसभाओं में, राज्य की और केंद्र की लोकसभा में दिया जा रहा है। इसलिए ये चीज चर्चा में है। अभी वर्तमान में महिला विधायकों की जो संख्या है वो 21 है, यानी कि 10.5% है। टोटल जो हमारे 200 सीटें, उसमें से 21 सीटें जो है वहां पे महिला विधायक चुनी हुई है, और ये परसेंटेज बनता है 10.5%। इस प्रतिशत के हिसाब से हम इस आधी आबादी को इनके हक का प्रतिनिधित्व देने में हमें एक लंबी जो है दूरी तय करनी होगी, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, उसी से जुड़ी हुई है कुछ डेटा जो आरएएस जैसी परीक्षाओं में सीधा पूछ लिया जाता है। पहली जो विधायिका थी, यानी कि पहली हमारी जो विधानसभा थी, उसमें कमला और यशोदा
तो जो है विधायक चुन के गई थी। उसके बाद सर्वाधिक महिलाओं की अगर बात की जाती है तो 13वीं विधानसभा में 29 महिलाएं हाईएस्ट चुनकर गई थी। ये डेटा भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा है उसमें टोटल 21 विधायक यानी 10.5% महिलाएं ही चुन के आई और अब तक केवल 130 महिलाएं ही विधानसभा तक पहुंच पाई है। तो ये डेटा अपने आप में काफी कम है, प्रतिनिधित्व काफी कम है, केवल 10.5% है और इसको बढ़ाने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आपके लिए याद रखने वाली बात यह है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कमला और यशोदा पहली विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाएं थी। उसके बाद सर्वाधिक महिलाएं पहुंची 13वीं विधानसभा में और 16वीं विधानसभा जो कि अभी चल रही है उसमें मात्र 21 महिला विधायक है, जो कि बनता है 10.5% और यह प्रतिशत काफी कम है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है भारत और चाइना के बीच जो व्यापार है वो अब अमेरिका से ज्यादा हो गया है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है चाइना बन चुका है। इससे पहले लगातार 4 सालों तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। व्यापार भागीदार से मतलब है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा पिछले 4 सालों में, इस साल को छोड़ के, ज्यादा चीजों का आयात और निर्यात जो मिला के करते थे वो अमेरिका के साथ करते थे, लेकिन अभी अमेरिका पीछे हो गया है और चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इसके पीछे रीजंस की अगर बात करें हम तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाया था अमेरिका ने। इसकी वजह से हमारा निर्यात जो है वो कम हुआ और इसकी वजह से ओवरऑल जो व्यापार है वो चाइना के तुलना में कम हो गया। अगर हम प्रॉपर बात करें तो टोटल चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो 151.1 बिलियन डॉलर का है, जो कि नंबर 1 पे है। इससे पहले 4 सालों तक अमेरिका टॉप पे था और अभी चीन टॉप पे आ गया है। और आपको ये भी पता है कि भारत और चीन के बीच बड़ा व्यापार असंतुलन है। आपको थोड़ा सा मैं व्यापार असंतुलन समझा देता हूं। व्यापार असंतुलन से मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का व्यापार हुआ, 100 रुपए के व्यापार में मान लो हमने 55 रुपए का जो सामान है वो आयात किया और 45 रुपए का जो सामान है वो निर्यात किया। 55 माइनस 45 यानी कि शुद्ध जो घाटा हो गया हमारा 10 रुपए का हो गया। इसको आप बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यानी कि हमारा आयात अधिक है, निर्यात कम है, इसका बोला जाता है व्यापार घाटा। जब हमारा निर्यात अधिक होता है, आयात कम है, इसको बोला जाता है व्यापार सरप्लस, यानी कि हम ज्यादा चीजें निर्यात कर रहे हैं। लेकिन चाइना के साथ में ये घाटा और भी ज्यादा बड़ा है। चाइना से हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं, निर्यात बहुत ज्यादा कम करते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जापान का हानेडा जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे साफ एयरपोर्ट माना गया है और वो लगातार लगभग 10वीं बार ये खिताब जो है उसने हासिल किया है, सीट्स पे बना हुआ है। ठीक है, स्वच्छ हवाई अड्डे का खिताब इसको दिया गया है। 2025 से लेकर 2026 के बीच यात्रियों के फीडबैक पे आधारित था, यानी यात्रियों ने जिस प्रकार का फीडबैक दिया उस फीडबैक के आधार पे हानेडा जो एयरपोर्ट है, जो कि जापान के टोक्यो शहर में है, ये दुनिया का सबसे साफ एयरपोर्ट माना गया है। यात्री अनुभव यानी कि जो ट्रेवलर्स है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे स्वच्छता जो मानक है उनमें ये अव्वल है। जापान की अनुशासन और गुणवत्ता संस्कृति का प्रतीक है हानेडा एयरपोर्ट, साथ ही दुनिया भर के व्यवस्थम एयरपोर्ट में से भी एक है। हम इंडियंस को इससे सीख लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आपको पता ही है हमारा जो जनरल बिहेवियर है वो काफी बेकार है। अगली जो न्यूज है वो एफसीआरए के बारे में है। ठीक है, एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में जो एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इस तरह के संगठन होते हैं जो कि कुछ मानवीय सहायता या कोई शैक्षिक सहायता प्रोवाइड करते हैं और एक एक्सपेक्ट करते हैं कि विदेशों से हमें चंदा मिले। तो उसके लिए एफसीआरए एक्ट बनाया गया था, क्योंकि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी 2010 से पहले कि बहुत सारे जो एनजीओज है वो फंड तो ले लेते हैं लेकिन अलग अलग जो अवैध गतिविधियां हैं उनका संचालन करते हैं। इस वजह से ये एफसीआरए कानून जो है 2010 में लाया गया था। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत क्या होता है, ये एक संसदीय कानून है। सबसे पहली बात है आपको ये समझनी पड़ेगी, यानी संसद ने इसके तहत कानून बनाया। विदेशी फंड या डोनेशन की जो प्राप्ति है, उपयोग है, उसको ये नियंत्रित करता है।
इसके तहत किसी भी संगठन को गृह मंत्रालय से पंजीकरण करवाना पड़ेगा चंदा लेने से पहले। यानी कि एफसीआरए जो एक्ट था वो 2010 में लाया गया था। इसके तहत किसी भी एनजीओ को चंदा विदेशों से लेने से पहले गृह मंत्रालय के पास अनुमति या पंजीकरण लेना आवश्यक है। ये विदेशी योगदान को स्वीकृत या उपयोग को विनियमित करने वाला भारतीय कानून है, ये बात हम समझ गए। गृह मंत्रालय से अनिवार्य पंजीकरण इसका होना चाहिए। ताजा आंकड़ों के हिसाब से 2026 में केवल 38 एनजीओ को मंजूरी मिली है, जबकि 2025 में 444 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ये सारी बात एफसीआरए के बारे में आप समझ गए होंगे। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, करंट में है, राइट। अब हमने अंतिम जो बात है, आज हमने आर्टिकल इंक्लूड नहीं किया, एक एजुकेशनल कोड, जो कि सुकरात, आपको पता है पश्चिम का एक महान विचारक हुआ है, सुकरात की शिक्षा से जुड़ा एक कोटेशन हमने ऐड किया है। सबसे पहले हम कोटेशन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप मेरे साथ पढ़िए। एक बार सुकरात के पास एक आदमी पहुंचा, उसने पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। यानी एक बार की बात है, सुकरात के पास एक व्यक्ति गया और उसने पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। सुकरात ने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया, उसे सीधा नदी के पास ले गया। नदी के पास ले जाकर उसने एक झटके में उसका जो सिर है उसको पानी में डुबो दिया। जब उसका शरीर छटपटाने लगा, क्योंकि आपको पता है बहुत देर तक अगर आपका सिर पानी में रहेगा तो आपको सांस नहीं ले पाएंगे और आपका शरीर छटपटाने लगेगा, और उसे लगा कि अब तो वो मर ही जाएगा, तब सुकरात ने उसको बाहर निकाला। जब सुकरात ने उसको बाहर निकाला और उसे पूछा कि जब अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या लग रहा था, तब उस व्यक्ति का जवाब था कि सांस सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था, और यूं लग रहा था कि कैसे भी बस सांस आ जाए। तब सुकरात ने बोला कि जितनी जोर से तुम्हें सांस चाहिए थी, जब किसी चीज को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे तब जाकर सफलता मिलती है। यानी कि एक व्यक्ति सुकरात के पास गया, सुकरात से पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। सुकरात ने कुछ जवाब नहीं दिया, उस व्यक्ति को ले जाके एक पानी नदी के पास लेके गया, जोर से उसका सिर पकड़ा, नदी के पानी में डुबो दिया, और तब तक डुबोए रखा जब तक उसका शरीर छटपटाने लगा। तब उसको बाहर निकाला और उससे पूछा कि आपको अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। उसने कहा मुझे बस ये लग रहा था कि कैसे भी मुझे सांस आ जाए। तब सुकरात ने बोला कि जिस तरह तुम्हारे छटपटाहट मन में सांस को ले गई थी, जब अपने लक्ष्य को लेके उस तरह की छटपटाहट होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सटीक बात है और बहुत जरूरी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए सफल होने के लिए। तो आप सभी इस कोटेशन को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और दुनिया का बहुत महानतम विचारकों में से एक रहे हैं सुकरात। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रहा होगा। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी आर वैशाली के बारे में। उसके बाद हमने राजस्थान महिला विधायकों की जो 130 संख्या है, जो कि काफी कम है, उसके बारे में बात करी। उसके बाद भारत चीनी व्यापार के बारे में बात करी कि कैसे हम चीन जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और सबसे अंतिम बात हानेडा एयरपोर्ट के बारे में बात करी। फिर हमने एफसीआरए कानून को जाना और लास्ट में हमने बात करी सुकरात के कोटेशन की। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो। जय हिंद, थैंक यू।